हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स वीडियो डिस्कशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सतलज यमुना लिंक नहर विवाद किन राज्यों से संबंधित है। सतलज यमुना लिंक विवाद किन राज्यों से संबंधित है। ये संबंधित है पंजाब और हरियाणा से। हाल ही में हरियाणा विधानसभा ने सतलज यमुना लिंक परियोजना से संबंधित एक जो विधेयक है यूनानिमसली अपनी हरियाणा विधानसभा से पारित किया है, क्योंकि इस समय चंडीगढ़ राजधानी को लेकर हरियाणा और पंजाब में तनातनी है और अपनी अपनी विधान सभाओं से विधेयकों को, विवादित मुद्दों पर विधेयकों को पारित करने की एक होड़ सी लगी हुई है। तो इस थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये सतलज यमुना लिंक नहर किस तरीके से एक विवाद का कारण बन गई है पंजाब और हरियाणा के बीच में। ये सतलज नदी जो है उस पर एक भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया। विवाद ये है कि जो सतलज नदी का जल है उसका जो बंटवारा है हरियाणा उसमें अपनी हिस्सेदारी चाहता है, और उस हिस्सेदारी तरह दोनों राज्यों ने एक इससे पहले अब 1966 में हरियाणा का सर्जन हुआ पंजाब से भाग काट कर। तो उसमें ये हुआ कि सतलज नदी के जल का कुछ हिस्सा हरियाणा चाहता था। उसके लिए प्लान किया गया यमुना सतला लिंक कैनाल, जो भाखड़ा नांगल डैम में जो सतलज नदी का जल इकट्ठा होता है उससे एक नहर निकाली जाई गई, और वो यमुना नदी से जो यमुना कैनाल निकाली गई है उसमें जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से सतलज नदी के जल को हरियाणा के उपयोग के लिए ये नहर तैयार की गई है। अब उसमें ये था कि इस जल का प्रयोग हरियाणा भी कर सकता है, पंजाब भी कर सकता है। अब धीरे धीरे इतना समय हो गया, विवाद का कारण बनता चला गया, तो अब हरियाणा कह रहा है कि हमें हिस्सा दो, पंजाब कह रहा है कि नहीं, उस जल का पूरा प्रयोग हम करेंगे, हमारी हिस्सेदारी। तो इसमें इंपॉर्टेंट एक भाखड़ा नांगल डैम आ रहा है, सतलज नदी आ रही है और यमुना नदी आ रही है। ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम में पानी को इकट्ठा किया गया है, उसी से कैनाल निकाली गई है। ठीक है, तो विवाद है पंजाब और हरियाणा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने 22 यूट्यूब चैनल पर किस नियम के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। 22 यूट्यूब चैनलों पर 2021 के आईटी नियमों के तहत 80 है आईटी नियमों के तहत, सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत 2021 में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नियम निर्धारित किए थे कि जो अगर देश विरोधी गतिविधियों में कोई चैनल लिप्त हुआ या भ्रामक जानकारी अगर पहुंचाई जा रही होगी जनता में, तो और अन्य आधार पर उन चैनलों को बैन कर दिया जा सकता है। तो उसी आईटी नियम के तहत 2021 के नियम के तहत 22 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रही है। अप्रैल 2022 में ये 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। इसकी जो पृष्ठभूमि है, सबसे पहले जो जनसंघ बना था 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की नेतृत्व में, जो जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में मंत्री थे। उसके बाद जनता पार्टी बनी 1977 में, और उसके विभाजन के पश्चात भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 की बनी, और उसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे। तो ये इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज जो वर्तमान स्वरूप में है उसका जो ब्रीफ हिस्ट्री है, संक्षिप्त इतिहास इस तरीके के। पहले जनसंघ बना 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, फिर जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी से ही अलग होके आडवाणी जी और अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल 1980 को निर्माण किया। ये 42वां स्थापना दिवस है अप्रैल 2022 में। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देवी शंकर अवस्थी सम्मान किस साहित्यकार को प्रदान किया गया है। देवी शंकर अवस्थी सम्मान, वो सम्मान प्रदान किया गया अच्युतानंद मिश्र जी को। अच्युतानंद मिश्र जी को, उनको ये पुरस्कार आलोचना पुस्तक कोलाहल में कविता की आवाज़ के लिए प्रदान किया गया है। उनकी जो आलोचनात्मक पुस्तक उन्होंने लिखी है, उस पुस्तक का नाम है कोलाहल में कविता की आवाज़। उस पुस्तक के लिए उन्हें देवी शंकर अवस्थी सम्मान से सम्मानित किया गया है, श्री अच्युतानंद मिश्र जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ब्रिटिश पेट्रोलियम के संयुक्त उपक्रम GOBP ने
इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए किस ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ समझौता किया है? उन्होंने समझौता किया है टीवीएस मोटर्स के साथ। जो जियो बीपी फर्म है उसने टीवीएस मोटर के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ टीवीएस मोटर के साथ समझौता किया है। ये जो उपक्रम है जियो बीपी, ये क्या करेगा? चार्जिंग स्टेशन लगाएगा और उसकी तकनीकी प्रोवाइड करेगा। और जब ये चार्जिंग स्टेशन बन के तैयार हो जाएंगे तो इसमें टीवीएस के ऑटोमोबाइल के साथ साथ दूसरी कंपनियों के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो भी चार्ज किए जा सकते हैं। अब तो इसमें दिमाग में आएगा कि इसमें जियो बीपी का क्या फ़ायदा है। तो ये होता है ना कि कई कंपनियों के ऊपर उत्तरदायित्व तो होता है कि वो अपना कुछ निवेश क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में करेंगे। जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन अगर जिस तरीके से बदल रहा है, उसमें जो औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे एक तरीके का दबाव है कि वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के लिए करें। तो उस दिशा में एक तरीके से काम करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता व दक्षता बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कितने किसान ड्रोन का उद्घाटन किया है? किसान ड्रोन का कितने? 100 किसान ड्रोन का। किसान रेल के बाद, किसान उड़ान के बाद अब क्या आ गया है? किसान ड्रोन। अब इस किसान ड्रोन से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं कि जो अपना खेत है किसान उसमें कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं, जो बुआई की है उस बुआई के रकबे की माप कर सकते हैं और फसलों की बीमारी की पहचान भी कर सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विकास हो रहा है तो अगर वो उस फसलों की बीमारी की पहचान कर सकते हैं और खेती की निगरानी कर सकते हैं। जिस तरीके से आवारा पशुओं की समस्या किसानों के लिए गंभीर विषय बनता जा रहा है, तो किसान ड्रोन के माध्यम से वो अपने खेतों की निगरानी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हम ग्रैमी अवार्ड्स जो अभी 2022 संस्करण 2022 में जो प्रदान किए गए हैं वो किन किन लोगों को प्रदान किए गए। तो इसका आयोजन लास वेगास में हुआ था और ये 64वां संस्करण है, 64th संस्करण है, 64th एडिशन है। ठीक है ना। और ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं, संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि ग्रैमी अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पत्रकारिता, खेल, संगीत, साहित्य में। तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इसमें जो पहला अवार्ड देखते हैं, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का ग्रैमी अवार्ड दिया गया। कैटेगरीज होती हैं उसमें, तो कई सारी कैटेगरीज में उनमें से एक है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का ग्रैमी अवार्ड। तो वो रिकॉर्ड मतलब सॉन्ग, मतलब गीत ऑफ द ईयर अवार्ड वो है ओपन द डोर ओपन। तो ये इस सॉन्ग के लिए रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया है। इस गीत को ब्रूनो मार्स और एंडरसन पाकन की जोड़ी ने कंपोज किया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में है एल्बम ऑफ द ईयर। अब तो अभी हमने सॉन्ग ऑफ द ईयर देखा है, सॉन्ग ऑफ द ईयर देखा। अब हम देखेंगे कि जो एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार है वो जॉन बैटिस्ट को VR के लिए दिया गया है। ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड। न्यू आर्टिस्ट का जो ग्रैमी अवार्ड है, न्यू आर्टिस्ट जो नया संगीतकार है उसका जो ग्रैमी अवार्ड है वो दिया गया है अमेरिकी गायक ओलिविया रोड्रिगो को, अमेरिकी गायक ओलिविया रोड्रिगो को। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड्स में कुछ भारतवंशियों को भी पुरस्कार मिले हैं कि तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं। वो हैं ग्रैमी अवार्ड में भारत का जो स्थिति है, क्या कि भारत के कितने एक लोगों को ग्रैमी अवार्ड मिला है या भारत से संबंध रखने वालों को ग्रैमी अवार्ड्स मिला है। तो ग्रैमी अवार्ड्स और भारत, तो इसमें एक पॉइंट है भारतीय गीतकार व संगीतकार रिकी केज, नाम सुने होंगे आप, रिकी केज ने दूसरी बार ग्रैमी अवार्ड्स अपने नाम किया है। और ये अवार्ड डिवाइन टाइट्स एक उनका म्यूजिक एल्बम है, डिवाइन टाइट्स, उसके लिए मिला है। डिवाइन टाइट्स म्यूजिक एल्बम के लिए रिकी केज को ये ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो इनका जो दूसरी बार मिला ये भी याद रख सकते हैं कि तो भारत के किस संगीतकार को दूसरी बार अवार्ड्स मिला है। तो एक और, ये तो एक हो गए नंबर 1। नंबर 2 हैं न्यूयॉर्क निवासी भारतवंशी गायिका। ये भारत में हम नहीं रहती, न्यूयॉर्क में रहती हैं, इनका संबंध भारत से है। अब तो अपना तो स्टाइल ही मान लेते हैं कि सब हमारा ही है भाई। भारतवंशी गायिका फाल्गुनी साह को भी सर्वोत्तम बाल एल्बम वर्ग में कलरफुल वर्ड उनका एल्बम है, उसके लिए उनको ग्रैमी अवार्ड मिला है।
किस में, बाल एल्बम वर्ग में ये पुरस्कार उनको मिला है आ कलरफुल वर्ड नामक एल्बम के लिए। तो रिकी केज हो गए भाई साहब, एक हो गई फाल्गुनी शाह, ठीक है। तीसरे हो गए एक भारतीय अमेरिकी प्रोड्यूसर जोसेफ पटेल को समर ऑफ द सोल को सर्वोत्तम संगीत पुरस्कार से ग्रैमी अवार्ड मिला है उनको। समर ऑफ द सोल उनका जो है एल्बम है, म्यूजिक है, उसके लिए, ठीक है। जोसेफ पटेल को समर ऑफ सोल को सर्वोत्तम संगीत पुरस्कार प्रदान किया गया। तो कितने हो गए भारतीय जो या भारत से संबंध रखने वाले लोगों को ग्रैमी अवार्ड्स मिले, एक रिकी केज हो गए, फाल्गुनी शाह हो गए और जोसेफ पटेल हो गए, 3 लोग हो गए। अगर तीनों ऑप्शन में बिल्कुल इनमें से किसका हाल ही में इनको ग्रैमी अवार्ड्स मिला, इनमें से किसका संबंध भारत से है, तो तीनों दिए तो तीनों सही हो जाएंगे। अगर इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो उसको टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो ये महोदय जो हैं ये है रिकी केज, जो प्रधानमंत्री मोदी के बगल में मुस्कुराते हुए खड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।